ये सो अब हमारे पास सबसे पहले आता है परफोरेशन ऑफ इसोफेगस। तो ये क्यों हो सकती है? या तो इंस्ट्रूमेंटल ट्रॉमा की वजह से या स्पॉन्टेनियस रप्चर हो सकता है। ठीक है, मोस्टली परफोरेशन इंस्ट्रूमेंटल ट्रॉमा ही होता है, जैसे कोई फॉरेन बॉडी की वजह से, ईसोफेगोस्कोपी के बाद इन सब की वजह से क्या हुआ कि ईसोफेगस में परफोरेशन हो गई। इस केसेस में मोस्टली ईसोफेगोस्कोपी में ना बिल्कुल अपर, जस्ट अबव द अपर स्फिंक्टर होता है, या फिर लोअर ईसोफेगस में नियर द हाइटस परफोरेशन बन जाती है। और स्पॉन्टेनियस रप्चर क्या होता है? इट ऑफन फॉलोज वॉमिटिंग, और वो भी जो लोअर पार्ट होता है ना इसोफेगस का, उसमें होता है कि परफोरेशन बन जाए इतना प्रेशर पीछे से आने की वजह से, स्टमक में से एंटीपेरिस्टाल्टिक वेस्ट की वजह से। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू पॉइंट इज बोर हैव सिंड्रोम, ये आया भी था। सो द पोस्ट इमेटिक रप्चर ऑफ ऑल द लेयर्स ऑफ इसोफेगस इज कॉल्ड बोर हेव सिंड्रोम। ये एज इट इज लाइन एमसीक्यू में आ सकती है। अब हम इसकी डायग्नोसिस कैसे करते हैं? सबसे पहले ऑब्वियसली पेशेंट आएगा तो वो अपने खुद ही सिम्टम्स बताएगा कि उसे क्या क्या हो रहा है। इंटरस्कैपुलर रीजन में पेन, या हमने पूरे ईएनटी में कहीं नहीं पढ़ा कि इंटरस्कैपुलर रीजन में पेन हो रहा है। जब भी होगा तो इट वुड बी ईसोफेगस की परफोरेशन की वजह से। पहले उन्होंने लिखा हुआ है कि आपने किसी भी पेशेंट की ईसोफेगोस्कोपी की और वो बोल रहा है उसके नेक में पेन है और इंटरस्कैपुलर रीजन में पेन है, तो आपने लाजमी देखना है कि कोई परफोरेशन तो नहीं हो गई। अब अगर सर्वाइकल ईसोफेजियल रप्चर होना तो इतना मुश्किल, इतना डेंजरस नहीं होता वो। पेन, डिफिकल्टी टू स्वॉलो, टेंडरनेस, इन सब के साथ पेशेंट प्रेजेंट करता है। बट थोरैसिक ईसोफेजियल रप्चर इज़ वेरी डेंजरस। इसमें पेशेंट को फीवर होता है बहुत ज़्यादा, इंटरस्कैपुलर रीजन में बहुत पेन होता है, साइंस ऑफ शॉक, सर्जिकल एम्फाइसीमा, एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज हेमन साइन देखने को मिलता है, विच इज़ क्रंचिंग साउंड ओवर द हार्ट। ये भी एमसीक्यू में आ सकता है। ठीक है, तो ये सिम्टम्स बताते हैं पेशेंट। उसके बाद आप उसका एक्सरे करवाते हो ऑफ चेस्ट एज वेल एज द नेक, तो हमें उसमें दिख जाता है कि या तो मीडियास्टिनल वाइडनिंग है, रिट्रोविजरल स्पेस बनी हुई है, सर्जिकल एम्फाइसीमा, न्यूमोथोरेक्स, प्लूरल इफ्यूजन वगैरह तो नहीं हुई। तो ऐसे का मसला ही क्या है कि ईसोफेगस के रप्चर से इतना मसला नहीं हुआ, बट रप्चर की वजह से जो एसिड वगैरह या चीज़ें हमारे मीडियास्टिनम, हमारे हार्ट, लंग्स, उनको अफेक्ट करेंगी। डैट इज़ वाई द थोरैसिक ईसोफेजियल रप्चर इज़ डेंजरस। ट्रीटमेंट क्या होती है? सबसे पहले तो सारी ओरल फीड हम रोक देते हैं, उसकी फीडिंग को मेंटेन करते हैं थ्रू आईवी रूट, और फिर मैसिव डोजेज ऑफ एंटीबायोटिक देते हैं ताकि कोई इन्फेक्शन ना हो जाए। अब जो सर्वाइकल ईसोफेगस होता है तो उसमें हम क्या करते हैं, अर्ली परफोरेशन को हम ड्रेनेज करा देते हैं, और अगर सेपरेशन डेवलप हो जाए तो, और रिट्रोविजरल स्पेस बन गई है तो उन सबको भी हम नेक के थ्रू ड्रेन करा लेते हैं। बट जो थोरैसिक रप्चर होता है ना, उसमें क्या होता है, अर्ली परफोरेशन डेट इज़ विद इन 6 आवर्स हो तो हम उसको ट्रीट कर सकते हैं, बट आफ्टर 6 आवर्स फिर हम उसे ट्रीट नहीं कर सकते इसोफेगस को। बस ड्रेनेज ही हमारे पास ऑफ द इन्फेक्टेड एरिया सॉल्यूशन बचता है। ठीक है, परफोरेशन सर्जिकली रिपेयर हम 6 आवर्स के बाद नहीं कर सकते। से भी एमसीक्यू आ सकते थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज़ द कोरोसिव बर्न्स ऑफ द इसोफेगस। तो मोस्टली कब होता है? बच्चों में हो जाता है, वो इंसिडेंटली कुछ भी पी लेते हैं, या सुसाइड के केसेस में। और अल्कली जो होते हैं ये मोस्ट ज़्यादा, सबसे ज़्यादा इंजरी यही कराते हैं, क्योंकि अल्कली क्या करते हैं, फैटिक एसिड जो होता है मेम्ब्रेन्स के अंदर, उसको डिज़ोल्व करा के मेम्ब्रेन की सॉल्युबिलिटी बढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से अंदर तक अल्कली चला जाता है और अंदर तक डैमेज कराता है। ठीक है, ये हमने आई में भी पढ़ा था। सो वही इन्होंने भी लिखा हुआ। अब डिपेंड करता है कि किस तरह की इसोफेजियल बर्न होगा। ये डिपेंड करता है कि किस नेचर का कोरोसिव था जो उसने पिया, कितनी देर तक ड्यूरेशन रहा उसका इसोफेजियल वॉल के साथ, उसकी कंसंट्रेशन क्या थी, और कि वो कितनी क्वांटिटी में उसने पिया। ठीक है, किस तरह का था, अल्कली था, एसिड था, कितनी क्वांटिटी में पिया, कितनी उसकी कंसंट्रेशन थी, और कितने टाइम तक वो इसोफेजियल वॉल के साथ इन कांटेक्ट रहा। इस पे डिपेंड करेगा कि कितना बर्न आएगा इसोफेगस में। ठीक है, सो इसोफेजियल बर्न के ना स्टेजेस, 3 स्टेजेस होते हैं। सबसे पहले नेक्रोसिस होती है, अक्यूट नेक्रोसिस। फिर आता है स्टेज ऑफ ग्रेनुलेशन, जिसमें स्लफिंग हो जाती है इसोफेगस और स्टमक की, और पीछे ग्रेनुलेशंस बच जाती हैं। ठीक है, या कह लो अल्सर्स बच जाते हैं। एंड थर्ड इज़ द स्टेज ऑफ स्ट्रिक्चर, जो थ्रू आउट द लाइफ कभी भी बन सकते हैं। हीलिंग चल रही होती है तो स्ट्रिक्चर बन जाता है, कंस्ट्रक्शन हो जाती है इसोफेगस की। ठीक है, सो सबसे पहले क्या हो रहा है, अक्यूट नेक्रोसिस, फिर वहाँ पर अल्सरेशन कह लो या स्टेज ऑफ ग्रेनुलेशन कह लो, स्लफिंग ऑफ के बाद वो हो जाता है। एंड थर्ड इज़ द स्टेज ऑफ स्ट्रिक्चर फॉर्मेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि हमसे स्टेजेस पूछ सकते हैं। फिर वो क्या पूछेंगे कि आप पेशेंट को एक ही एवेलुएशन कैसे करोगे। सबसे पहले हम साइन से चेक करेंगे कि क्या साइन एंड सिम्टम है, शॉक तो नहीं, अपर रेस्पिरेटरी ऑब्स्ट्रक्शन, मीडियास्टिनाइटिस, पेरिटोनाइटिस, एसिड बेस इम्बैलेंस, क्योंकि जहर पी के अगर वो आया तो सिर्फ इसोफेगस को नहीं देखना हमने, उसकी पूरी बॉडी को देखना है। ठीक है, एसोसिएटेड बर्न्स ऑफ द फेस, लिप्स, ओरल कैविटी, ये सब देखेंगे। और हम एक्सरे करवाएंगे चेस्ट को और सॉफ्ट टिश्यू लेटरल व्यू ऑफ नेक। ये इंपॉर्टेंट बात है। वो बोलेंगे कोरोसिव बर्न हुआ है इसोफेगस का, तो आप कौन सी इन्वेस्टिगेशन करवाओगे, तो एक्सरे,
सॉफ्ट टिश्यू, नेक एज वेल एज द चेस्ट। फिर मैनेजमेंट क्या है, फ़ौरन पेशेंट को हॉस्पिटलाइज करेंगे, उसको एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन है तो वो रिलीव करेंगे, ट्रेक्योस्टमी करनी पड़ सकती है। फिर उसका शॉक को और एसिड बेस्ड जो बैलेंस है बॉडी का उसको मेंटेन करेंगे, यूरिनरी आउटपुट देखते रहेंगे, रीनल फेलियर के लिए पेन को रिलीव करेंगे, न्यूट्रलाइजेशन करने की कोशिश करेंगे कोरोसिव की बाय, जैसे अगर उसने अल्कली लिया है तो वीक एसिड उसे देके, बट it is only effective if it is done within the first 6 hours। पार इंटेरल एंटीबायोटिक्स उसे दे देंगे और कंटिन्यू रखेंगे फॉर 3 to 6 वीक्स डिपेंडिंग ऑन द डिग्री ऑफ बर्न्स। नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब देंगे उसको खाना खिलाने के लिए, इसोफेगोस्कोपी करेंगे, ठीक है उसकी। बट कभी भी जो पहला आपको बहुत ही सिवियर बर्न दिख गया उससे आगे तक नहीं जाएंगे, बस देख लिया बर्न किस तरह का है तो बस वही इसोफेगोस्कोपी पे हमने देखना है। स्टीरॉइड्स देंगे उसे विद इन 48 to 96 आवर्स और 4 to 6 वीक तक जारी रखेंगे टू प्रिवेंट स्ट्रिक्चर फॉर्मेशन, ठीक है। उसके बाद अगर स्ट्रिक्चर डेवलप कर जाते हैं तो हम इसोफेगोस्कोपी के थ्रू ही उसकी डायलेशन करवा सकते हैं, और अगर इसोफेगस से नहीं जा पा रहा डायलेशन कराने के लिए इंस्ट्रूमेंट तो हम गैस्ट्रोटमी करते हैं और रेट्रोग्रेड डायलेशन करवाते हैं, ठीक है। और इसोफेजियल रिकंस्ट्रक्शन भी कर सकते हैं, जो पार्ट बर्न हो गया उसको कट करके फिर हम उसको दोबारा से रिकंस्ट्रक्ट कर लें इसोफेगस को। एंड जो इस तरह के पेशेंट्स होते हैं बर्न्स ऑफ इसोफेगस वाले, उनको लाइफ लॉन्ग ज़रूरत पड़ती है फॉलोअप की, क्योंकि स्ट्रक्चर के साथ वो कभी भी प्रेजेंट करते हैं 2 साल तक के बाद भी।